टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्लाइकोलिसिस। आज हम हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस इसके दरमियान डिफरेंस इसको स्टडी करेंगे। तो हेक्सोकाइनेस 1 2 3 और हेक्सोकाइनेस 4 जिसको ग्लूकोकाइनेस भी बोलते हैं। पहला जो डिफरेंस होगा वो इनकी फंक्शन का है। जो हेक्सोकाइनेस है वो हेक्सोकाइनेस किसी भी हेक्सोस के फॉस्फोरिलेशन करा सकता है, चाहे वो ग्लूकोज, चाहे वो गैलेक्टोज, चाहे वो फ्रुक्टोज। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेस है वो सिर्फ ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है। वो ग्लूकोज के सिर्फ फॉस्फोरिलेशन कराएगा और किसी शुगर की फॉस्फोरिलेशन नहीं कराएगा। हेक्सोकाइनेस 1 2 3 जो हेक्सोकाइनेस तकरीबन हमारी बॉडी के तमाम सेल्स टिश्यूज में होगा। ग्लूकोकाइनेस सिर्फ लीवर के पैरेन्काइमस सेल्स में, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में और हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स में होगा। इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। हेक्सोकाइनेस की एलोस्टेरिक इनहिबिशन कराने वाला कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसकी एलोस्टेरिक इनहिबिशन कराने वाला फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये काम किस तरह करता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन से अटैच करवा देता है। वो ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन ग्लूकोकाइनेस को न्यूक्लियस की तरफ लेके चले जाएगी। वहां पे इस एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। हेक्सोकाइनेस को इंसुलिन इंड्यूस नहीं कर सकती, इसकी सिंथेसिस को बढ़ा नहीं सकती। ग्लूकोकाइनेस की सिंथेसिस को बढ़ा सकती है, मतलब इसकी इंडक्शन इंसुलिन करवा सकती है। हेक्सोकाइनेस इसका Km वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसकी एफिनिटी हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। Km कम, एफिनिटी ज़्यादा। अगर इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है Km 0.05 मिलीमोल पर लीटर। इसकी Km वैल्यू होती है 10 मिलीमोल पर लीटर। इसका Vmax वैल्यू हेक्सोकाइनेस की कम होती है। इसका मतलब हेक्सोकाइनेस काम करेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज़्यादा एफिनिटी के साथ काम करेगा। ग्लूकोकाइनेस इसके Vmax वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये काम फास्टेस्ट रेट पे जाके करेगा। इसकी सिंथेसिस हम इंड्यूस नहीं करा सकते ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से, मतलब ना ही इंसुलिन इसकी इंडक्शन करा सकती है, ना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हेक्सोकाइनेस की इंडक्शन होती नहीं है, लेकिन ग्लूकोकाइनेस की इंडक्शन हो सकती है ग्लूकोज के जरिए। और ये ग्लूकोज के जरिए इस तरह से करती है GKRP ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन के जरिए। ये इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा ग्लूकोज। ओके, अब फंक्शन क्या होगा हेक्सोकाइनेस का। जो हेक्सोकाइनेस का फंक्शन इस तरह से होगा कि इसकी Km वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका फंक्शन ये होगा कि जब भी कोई ग्लूकोज आ जाए उसकी फॉस्फोरिलेशन कराना और इसको मेटाबॉलिज्म पे जाके काम करवाना, मतलब ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट कराना। यहाँ तक कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम भी हो तब भी जाके काम कर सकती होती है। तो इसका फंक्शन ये होगा कि एफिशिएंट फॉस्फोरिलेशन कराना और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवाना, यहाँ तक कि ग्लूकोज का लेवल कम से कम भी हो, जैसे फास्टिंग स्टेट में देखने को मिलता है। इसका ग्लूकोकाइनेस इसका फंक्शन डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट होता है। इसका लिवर के अंदर क्या फंक्शन होगा? लिवर के अंदर यही फंक्शन होगा कि ग्लूकोज जब आ जाए पोर्टल ब्लड के जरिए, क्योंकि जब हम कोई खाना खाते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो लिपिड्स के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट पोर्टल वेन के जरिए लीवर के पास आते हैं। तो उस पोर्टल वेन से ज़्यादा ग्लूकोज को रिमूव कर लेना, ताकि जो सिस्टेमिक ब्लड हो उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया ना देखने को मिले। फंक्शन यही होगा ग्लूकोकाइनेस का कि ज़्यादा ग्लूकोज को निकाल लेना, एफिशिएंट उसकी फॉस्फोरिलेशन करा लेना और ग्लूकोज को ट्रैप कर लेना। और ये कब होगा? खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ग्लूकोज को ये ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्म में ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से सिस्टेमिक ब्लड के अंदर हमें ज़्यादा ग्लूकोज लेवल नहीं देखने को मिलेगा। ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकता होता है। पेनक्रियास के अंदर इसका क्या फंक्शन होगा? पेनक्रियास के अंदर ग्लूकोकाइनेस ग्लूकोज सेंसर के तौर पर काम आता है। ग्लूकोज पेनक्रियाटिक बीटा सेल में एंटर होगा, ग्लूकोकाइनेस जाके इस पर काम करेगा, एक्शन करेगा। एटीपी प्रोड्यूस होगी ग्लाइकोलिसिस के जरिए। एटीपी प्रोड्यूस होगी तो फिर पोटेशियम सेंसिटिव चैनल होती है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स वो बंद हो जाएगी। ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वो बंद हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयन सेल के अंदर एंटर हो गए। इंसुलिन ग्रैन्यूल्स इनकी एक्सोसाइटोसिस होगी, इंसुलिन रिलीज की जाएगी। तो उसका फंक्शन होगा पेनक्रियाज में ग्लूकोज सेंसर। हाइपोथैलेमस में भी ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पर काम आएगा, लेकिन पेनक्रियाज में इसका ग्लूकोज सेंसर था थ्रेशोल्ड फॉर इंसुलिन सिक्रेशन। ये सेंसर के तौर पर इसलिए काम आ रहा था कि ताकि इंसुलिन के सिक्रेशन को कंट्रोल कर सके। हाइपोथैलेमस में भी ये सेंसर के तौर पे काम आएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस में एक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस होता है जो हाइपोग्लाइसीमिया के नतीजे में देखने को मिलता है। उस रिस्पांस को बोलते हैं एड्रिनर्जिक रिस्पांस। उस रिस्पांस को बोलते हैं एड्रिनर्जिक
रिस्पॉन्स। तो ये हमने हाइपोग्लाइसीमिया वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो आपको रिस्पॉन्स कौन सा देखने को मिलेगा? एड्रिनर्जिक। एड्रिनर्जिक को हम न्यूरोजेनिक भी बोलते हैं या फिर ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इस रिस्पॉन्स में एंजाइटी, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स और स्वेटिंग ये इस वजह से होगी क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास यानी हाइपोथैलेमस के अराउंड ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ब्लड के कंपाउंड्स को या फिर ब्लड की कंपोजिशन को मॉनिटर कर सकते हैं। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा तब हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा तो फिर ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, उसको बोलते हैं एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स। एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स, और ये जब भी एक्टिवेट होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक फॉल करे। दूसरा हाइपोग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है वो है न्यूरोग्लाइकोपिनिक। ये रिस्पॉन्स जब हमें देखने को मिलता है जब ब्रेन के टिश्यू के पास ग्लूकोज लेवल कम हो, यानी ग्लूकोज की सप्लाई ब्रेन के टिश्यू की तरफ कम हो, तब हमें न्यूरोग्लाइकोपीनिया देखने को मिलता है। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, पीनिया का मतलब कम होना। इसमें हमें हेडेक, कंफ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, सीजर्स, कोमा और डेथ देखने को मिल सकती है। जो न्यूरोग्लाइकोपिनिक रिस्पॉन्स ये जब एक्टिवेट होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेजुअली डिक्लाइन करे। अगर सडन डिक्लाइन होगा तो फिर एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर ग्रेजुअल डिक्लाइन होगा तब हमें जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो होगा न्यूरोग्लाइकोपिनिक रिस्पॉन्स। जो न्यूरोग्लाइकोपिनिक रिस्पॉन्स ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया। जो एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स था ये इस वजह से एक्टिवेट हुआ क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा थी। जो हाइपोग्लाइसीमिया की बेसिकली 3 मेजर फीचर्स होते हैं। पहला जो फीचर ये होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्पटम हमें देखने को मिलेंगे, कन्फ्यूजन, एबेरेंट बिहेवियर, कोमा। दूसरा, ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 मिलीग्राम या फिर से नीचे ड्रॉप कर जाए। तीसरा, वो जो सिम्पटम्स खत्म हो जाए जब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो ये था हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू भी ले लेते हैं। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इसको हम कंट्रोल करने वाले हार्मोन कौन कौन से है? एक तो है इंसुलिन और दूसरा इसके इंसुलिन के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन। अब हाइपोग्लाइसीमिया 4 टाइप का हो सकता है। पहला है इंसुलिन की वजह से हो तो उसको बोलेंगे इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा, पोस्ट प्राइंडियल, तभी इंसुलिन की सिक्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा, फास्टिंग में ये होगा कि जो स्टोर है ग्लूकोज के वो कम हो गया। और चौथा होगा अल्कोहल रिलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया। तो हम इसको सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को। ओके, तो ये तो हो गया हाइपोथैलेमस के अंदर ग्लूकोकाइनेस का फंक्शन क्या होगा। इसके साथ हम देख लेते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट के। पायरुवेट के क्या मेटाबॉलिक फेट होते हैं? पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट होती है, कह सकते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। तो ये क्या क्या बना सकता होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में पायरुवेट। पहला पाथवे पढ़े पायरुवेट का लैक्टेट की तरफ। जो एंजाइम होगा उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD बनता होता है। बेसिकली ये जो पाथवे होता है इस पाथवे को बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये RBCs के अंदर होता है क्योंकि RBC के अंदर ऑक्सीजन तो होती है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ऐसे मसल जो एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी हमें ज़्यादा जल्दी मिलती है एज कम्पेयर टू TCS साइकिल। TCS साइकिल से एनर्जी हमें ज़्यादा तो मिलती है लेकिन जल्दी नहीं मिलती, काफ़ी स्लो स्टेप होता है। ऐसे टिश्यू जिनके पास ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम होती है, कॉर्निया, लेंस वगैरह, और जैसे रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, तब उनमें पाथवे जो होगा वो लैक्टेट फर्मेंटेशन। अब दूसरा पाथवे है पायरुवेट जाएगा एसिटाइल कोए में, इसको बोलते हैं हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इसको बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, इसको भी बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसको लैक्टिक फर्मेंटेशन और इसको हम एथेनॉल फर्मेंटेशन। ओके, इस पाथवे में देखिएगा, इस पाथवे में भी ये जो NAD होगा रिड्यूस होकर NADH बनेगा। इस पाथवे में NADH बनता होता है, NADH बनता होता है और एसिटाइल कोए बनेगा। वो एसिटाइल कोए मजीद 2 रिएक्शन में जा सकता होता है, 2 मेटाबॉलिक पाथवे में जा सकता है। अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी हो तो वो TCS साइकिल में जाएगा, अगर एनर्जी को स्टोर करना हो तो वो फैटी एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरा पाथवे है वो है पायरुवेट का अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होना, कि जब भी होगा जब पायरुवेट का लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पायरुवेट इसकी ट्रांसअमाइनेशन हो, PLP कोफैक्टर के तौर पे काम आता है, तो इसको जो अमाइनो एसिड बनेगा ट्रांसअमाइनेशन से उसका नाम है एलानिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 पाथवे रह गया। ये है अब है एथेनॉल फर्मेंटेशन। इसमें हम कोफैक्टर इस्तेमाल करेंगे थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये जो रिएक्शन होता है यीस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इसमें हमें थायमिन पायरोफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। बनेगा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड में फिर दोबारा ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा रिडक्शन होगी तो बनेगा एथेनॉल। ठीक हो गया।
इनके एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एथेनॉल हो गया। लास्ट पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, कि जब ब्लड ग्लूकोज बनाना हो पायरुवेट से तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाना नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, लाइक अमाइनो एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल। बायोटिन यहाँ पे इस्तेमाल होगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट। इसके बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की दो सिग्निफिकेंस होती है। पहला, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, दूसरा टीसीएस साइकिल के इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट टीसीएस साइकिल का एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, उसके इंटरमीडिएट को रेप्लेनिश करेगा। तो इस रिएक्शन की दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है। तो यही था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।